हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विकास। यानी मुगलों के पतन के बाद और यूरोपियंस के आने के बाद यूरोपीय और वो जो कंपनियां और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित होने के बाद में जो जिसको हम आधुनिक शिक्षा बोलते हैं या पाश्चात्य शिक्षा बोलते हैं, अंग्रेजी शिक्षा बोलते हैं, वो किस प्रकार विकास हुआ एजुकेशन के क्षेत्र में, किस तरह से जो है इन्होंने यूरोपियंस ने भारत में क्या बदलाव किए वो हमें पढ़ना है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ यूरोपीय जातियों के आगमन से माना जाता है। अब यूरोपीय में जो है इंग्लैंड है, डच यानी कि हॉलैंड या नीदरलैंड जिसको बोलते हैं, वर्तमान में डच को नीदरलैंड और जो है पहले हॉलैंड बोलते थे, पुर्तगाली हैं, फ्रांसीसी है, अंग्रेज हैं, इन सभी के लिए जो है ये यूरोपीय जाति वर्ड काम में लिया गया। तो इन विदेशी जातियों ने भारत में जिस शिक्षा का प्रारंभ किया वही शिक्षा सर्वसाधारण में अंग्रेजी शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा नाम से जानी जाती है। तो हमने हमने पढ़ा कि ये सब जातियां पिछड़ गई, फिर अंग्रेज ही, इंग्लैंड वाले, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही भारत पर शासन किया, बाकी सिर्फ व्यापार के लिए ही रह गए थे। तो अब हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षणिक कार्य, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार शिक्षा की शुरुआत की और कैसे आगे ले गए इसको। तो दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इसने भारत में व्यापार प्रारंभ किया यहाँ आकर के, और अपनी कोटियाँ स्थापित की, यानी अपनी फैक्ट्रियाँ, कारखाने स्थापित किए। और कंपनी ने अपने अंग्रेज कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए, तो शुरू में ये क्या कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है कि उसके जो कर्मचारी यहाँ रह रहे हैं, उनकी फैमिलियाँ यहाँ रह रही है, तो उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोले शुरू में। तो शुरू में उनका उद्देश्य सिर्फ अपने बच्चे जो इंग्लैंड से आए हुए जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों की शिक्षा दी जाए। 1698 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद ने आदेश दिया कि कंपनी और सैनिक स्थान, कंपनी जहाँ पर है और सैनिक स्थान तथा कारखानों के पास स्कूल खोले जाए। जो कंपनी के जो ऑफिस हैं, सैनिक जहाँ ठहरे, सैनिक रहने के स्थान है या कारखाने हैं, वहाँ पर स्कूलें खोली जाए, यानी कि अंग्रेजों के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। फलस्वरूप कंपनी ने 1715 ईस्वी में मद्रास में, 1718 ईस्वी में बम्बई में और 1731 ईस्वी में कलकत्ता में स्कूल खोले। तो ये तो वहाँ तक बात है प्लासी और बक्सर से पहले की। प्लासी के युद्ध के व बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया, क्योंकि अब वो भारत पर शासन कर रहे हैं, व्यापार तक सीमित नहीं, अब वो शासक बन गए यहाँ के। अब उसने भारतीयों की शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया, तो वो शासन करने लग गए, तो भारतीयों की ओर भी ध्यान दिया कि भारतीयों की शिक्षा किस प्रकार की व्यवस्था की जाए। 1780 ईस्वी में कलकत्ता में एक जो है मदरसा इन्होंने खोला। 1791 ईस्वी में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना अंग्रेजों ने की। अब भारत के विभिन्न प्रदेशों में ईसाई मिशनरी, जो ईसाई संत हैं, महिलाएं जो नन्स है, जैसे मदर टेरेसा थी, तो उनका भी जो मिशनरी थी, तो लोग एक इनका जो है धर्म प्रचार करने के उद्देश्य से आते हैं, साथ साथ में ये जो है समाज सेवा और पढ़ाना ये सब कुछ भी करते हैं। तो ईसाई मिस्त्री आज भी हमारे जोधपुर में भी खूब ईसाइयों के स्कूल मिल जाएंगे, सेंट पॉल, सेंट जॉन, है ना, एसपीएस वगैरह। तो ये ईसाइयों के स्कूल हैं। तो ईसाई मिस्त्री भी अपने स्कूल खोलकर भारतीय बच्चों की शिक्षा प्रदान कर रहे थे, तो ये भी शिक्षा दे रहे हैं। 1793 ईस्वी में जब इंग्लैंड की संसद में कंपनी के आज्ञा पत्र पर नवीनीकरण का विचार चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का जो अधिकार था, जो आज्ञा पत्र था, उसके नवीनीकरण करने यानी उसको आगे बढ़ाने पर विचार चल रहा था, तब ये भी विचार जोर पकड़ने लगा कि कंपनी को भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व वहन करना चाहिए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारतीयों की शिक्षा भी प्रदान करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। ये ब्रिटेन की संसद में सवाल उठा। अंत में 1813 ईस्वी में कंपनी ने भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक का प्रावधान किया। तो 1813 ईस्वी में कंपनी ने जो है कहा कि भारतीयों को 1 लाख रुपया भारतीयों के ऊपर हर साल खर्च किया जाएगा। तो उस जमाने के हिसाब से 1 लाख रुपया बहुत ज़्यादा होता था, तो इतने रुपये का प्रावधान किया, जो भारतीयों की शिक्षा के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था, यानी बड़ी धनराशि थी, क्योंकि अब कंपनी ने भारतीयों की शिक्षा का अपने कर्तव्य में शामिल कर लिया, यानी भारतीयों को शिक्षा देनी है, कंपनी के लिए ड्यूटीज हो गई, कर्तव्य हो गए। तथा अब ईसाई मिस्त्री भी भारत में स्कूल खोलने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आने लगे। ईसाई मिस्त्रियों का तो उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था, माध्यम ये हो गया समाज सेवा करना और स्कूलें खोलना, ये सब कुछ करना, उनका इंटेंशन था ईसाई धर्म को फैलाना, है ना। तो ये आज भी कर रहे हैं।
तो इस आज्ञा पत्र के जारी होने के बाद भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र मतभेद और विवाद उठ खड़े हुए। तो अब जो ये आज्ञा पत्र जारी हुआ 1813 में, इसके बाद विवाद हो गए। विवाद किस बात को लेकर के कि पहले शिक्षा नीति के उद्देश्यों की भावना, कि भाई शिक्षा आप दे रहे हो भारतीयों को, तो इसके पीछे इंटेंशन क्या, उद्देश्य क्या है, क्या भावना है इसके पीछे, पहला ये। दूसरा, शिक्षा का माध्यम क्या हो, अंग्रेजी में दी जाए, हिंदी में दी जाए, या क्षेत्रीय भाषाओं स्थानीय भाषाओं में दी जाए, किस में दी जाए, ये इसको लेकर विवाद हो गया। तीसरा, शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था करने वाली एजेंसियां कौन होगी, यानी शिक्षा की जो पूरी व्यवस्था करने वाली कौन एजेंसियां, कौन सी एजेंसियां बनाई जाएगी जो ये काम करेगी। चौथा है, सर्वसाधारण में शिक्षा के प्रचार के तरीकों को लेकर के थे, यानी आम जनता में शिक्षा का प्रचार किस तरीके से किया जाएगा, कैसे उनमें शिक्षा दी जाएगी, उसको लेकर विवाद था। इन मुद्दों पर कंपनी में अन्य अधिकारियों में भी तीव्र मतभेद हो थे, तथा सबसे तीव्र मतभेद था कि शिक्षा का माध्यम क्या हो। तो ये 4 मतभेद होने पड़े। इनमें सबसे बड़ा मतभेद था कि माध्यम क्या हो, हिंदी में दी जाए, इंग्लिश में दी जाए, क्षेत्रीय भाषा में दी जाए, अरबी में दी जाए, फारसी में दी जाए, किस भाषा में दी जाए, ये जो है इनके मध्य बड़ा जो है विवाद था। अगले 20 वर्षों तक इन्हीं विवादों के अंदर जो है कंपनी के उच्च अधिकारी उलझे रहे। मतलब 1813 से लेकर 1833 तक ये विवाद बना रहा। अंत में फरवरी 1833 में मैकाले ने जो अपने प्रसिद्ध भारतीय साहित्य, दर्शन एवं ज्ञान के विरुद्ध जो तथा पश्चिमी ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के लिए अपने जो अनोखे तर्क दिए। तो मैकाले आया 1833 में, इसको जो शिक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई, जो ये कानूनी विशेषज्ञ भी था, तो इसको शिक्षा की जिम्मेवारी सौंपी थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो इसने तर्क दे करके जो कहा कि शिक्षा अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए, उसने अलग अलग रीजन बताए। तो अनोखे तर्क दिए। विज्ञान की शिक्षा देने के लिए उसने अंग्रेजी माध्यम का प्रबल समर्थन किया। उसने कहा कि विज्ञान की शिक्षा दी जाए और विज्ञान की शिक्षा अंग्रेजी में दी जाए, इसके लिए उसने जो है उसका समर्थन किया। उसकी दृष्टि में देसी भाषाओं में साहित्य तथा वैज्ञानिक शिक्षा देने की क्षमता नहीं है। तो कह रहा था कि यहाँ की जो देसी भाषाएं हैं, हिंदी, अरबी, फारसी और क्षेत्रीय भाषाएं, उनमें साहित्य और विज्ञान की शिक्षा देने की क्षमता नहीं है। यानी वो अपनी वेस्टर्न कल्चर की तारीफ कर रहा है और भारतीयों की कल्चर को, शिक्षा के जो है इनको निम्न बता रहा है। उसने संस्कृत और अरबी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रबल विरोध किया, जो है मैकाले ने प्रबल विरोध किया। बेंटिंग ने भी सहमति प्रकट करते हुए, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय का जो गवर्नर जनरल, उसने भी इसमें हाँ मिलाई और मार्च 1835 में इस प्रस्ताव को पास कर दिया, यानी इस आदेश को पास कर दिया मैकाले का घोषणा पत्र। तो इस प्रकार मैकाले ने शिक्षा का माध्यम के विवाद को समाप्त कर दिया। तो 20 साल से जो विवाद बना हुआ था उसको ख़त्म कर दिया कि हाँ, शिक्षा जो है अंग्रेजी में ही देनी है। तो शिक्षा के माध्यम के विवाद को समाप्त किया। इससे नए ज्ञान और शिक्षा ने भारत में एकता स्थापित करने का काफ़ी मदद की और पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक लाभ भारत पहुँचे और भारतीय भाषाओं के विकास में भी योगदान दिया। तो इससे जो है वैज्ञानिक लाभ जो है, इससे जो पश्चिमी देशों में जो विज्ञान का विज्ञान की जो तरक्की थी वो भारत पहुंची और भारतीय भाषाओं के विकास में भी इससे जो है हेल्प मिली। अब हम बात करते हैं शिक्षा के विकास का पहला चरण, जिसमें 1813 से लेकर 1853 ईस्वी तक जो इन 40 वर्षों में शिक्षा के विकास के लिए क्या क्या कार्य हुए। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने नवंबर 1839 ईस्वी में अपने आदेश द्वारा विवाद को सुलझाते हुए शिक्षा पर जो खर्च की जाने वाली धनराशि को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि ये भी आदेश दिया कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाएगी। यानी शिक्षा पर खर्च करने वाली जो 1 लाख रुपए की राशि थी उसको और बढ़ाया गया। और उसने ये भी कहा कि शिक्षा पहले उच्च वर्ग को दी जाएगी, राजा महाराजा सामंत अमीर लोगों को शिक्षा दी जाएगी। तो ये कहलाता शिक्षा का अधो निष्पंदन सिद्धांत, यानी कि शिक्षा अमीर लोगों से फिर छन छन करके गरीब लोगों तक, मध्यम से गरीब तक पहुंचेगी। तो इसने कहा कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए ताकि ये वर्ग अपनी संस्कृति तथा ज्ञान साधारण जनता तक पहुंचा सके। यानी बड़े लोगों से मध्यम, मध्यम से गरीब लोगों तक ये संस्कृति और ज्ञान पहुंच सके। ये नीति ऊपर से नीचे की ओर शिक्षा प्रसार के प्रसिद्ध सिद्धांत पर आधारित थी। इस हेतु 1817 में कलकत्ता में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने सैकड़ों प्राथमिक स्कूल खोले जिसके द्वारा शिक्षा का काफ़ी प्रचार हुआ। तो इसके लिए
स्कूल खोले। इस प्रकार मद्रास स्कूल सोसाइटी जो है वह बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी ने भी शिक्षा के प्रचार हेतु सराहनीय कार्य किए। उत्तर पश्चिम प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन ने अपने क्षेत्र में मातृभाषा में शिक्षा के विकास के लिए सराहनीय कार्य किए। तो इन्होंने जो जेम्स थॉमसन यानी मातृभाषा ने वहाँ की जो स्थानीय भाषाएं थी उनमें जो है शिक्षा देने के लिए जो है सराहनीय कार्य किए, यानी उसकी तरफ स्थानीय भाषा में भी शिक्षा दी। अमृतसर में एक स्कूल खोले जिसमें अंग्रेजी के साथ साथ अन्य विषय भी जो है इसी विषय भी पढ़ाए जाते थे। इसी प्रकार राजस्थान की सैनिक परंपराओं के कारण लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अजमेर व पुष्कर में स्कूल खोले। बाद में भिनाई और केकड़ी में भी स्कूल खोले। तो यहाँ पर सैनिक शिक्षा की तहत राजघरानों के बच्चों को, जैसे आज अजमेर मयो कॉलेज है, उस प्रकार से मतलब सैनिक राजपूताना के सैनिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अजमेर, पुष्कर, भिनाई, केकड़ी में स्कूल खोले। 1842 ईस्वी में अलवर और भरतपुर में, 1844 ईस्वी में जयपुर में प्रथम आधुनिक स्कूल खोला गया। तो ये धीरे धीरे स्कूलें खुलना शुरू हुई है। 1833 से लेकर 53 के बीच मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज तथा अन्य तकनीकी शिक्षा के लिए भी कुछ कदम उठाए गए, यानी एमबीबीएस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए भी कॉलेज खोले गए। 1835 में कलकत्ता में और 1845 में बम्बई में मेडिकल कॉलेज यानी डॉक्टरी के लिए कॉलेज खोले गए। 1835 में मद्रास में भी मेडिकल कॉलेज खोला गया। 1847 में भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, जो वर्तमान उत्तराखंड में है, वहाँ पर खोला गया, जो वर्तमान में आईआईटी है ना। तो इंजीनियरिंग के लिए, बीटेक के लिए, एमटेक के लिए खोला गया, उत्तराखंड रुड़की में अंदर स्थापित किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भारतीय और अंग्रेजों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास किए गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी या सरकार प्रयास कर रही है, राजा महाराजा प्रयास कर रहे हैं, उसके अलावा निजी लोग भी, चाहे भारतीय यूरोपियन भी, शिक्षा के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों में राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, बेथम तथा बॉम्बे के प्रोफेसर जगन्नाथ शंकर तथा ज्योतिबा फुले प्रमुख थे, जिन्होंने अपने निजी प्रयास से शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया। इन्होंने अंग्रेजी के अध्ययन के साथ साथ भारतीय भाषाओं के अध्ययन पर भी जोर दिया, यानी अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय जो भाषाएं हैं, स्थानीय भाषाएं, हिंदी, अरबी, फारसी है ना, उर्दू और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें भी शिक्षा देने पर जोर दिया और स्त्री शिक्षा पर बल दिया, यानी महिलाओं को, लड़कियों को भी शिक्षा दी जाए, इस पर जोर दिया। तो ये इनका था। अब नेक्स्ट आता है शिक्षा की नई नीति 1854 दूसरा चरण। यहाँ से दूसरा चरण शुरू था। पहले 1813 से लेके 53 तक प्रथम चरण था, अब दूसरा चरण। तो इसको हम कल अगली क्लास में लेंगे।